सामने से आतिशबाजी सी छूटी। असंख्य अंगारे हवा में उछले जैसे कि अनार फूट पड़ा हो। मेरे कंठ से घुटी घुटी सी चीख निकलने को हुई, किंतु मैंने उसे अपने कंठ में ही घुट जाने दिया। आंखें फैलती चली गईं। भीतर तक सिहरते हुए मैंने कोचवान की ओर देखा। मुझे उसकी पीठ ही नजर आई और वह पहले जैसा ही घोड़े दौड़ाए जा रहा था। अधर में बिखरे अनेकों अंगारों पर जैसे ध्यान ही न दिया हो। वे धरती से कुछ फुट ऊपर से लेकर 10-12 फुट की ऊंचाई तक हवा में स्थिर थे। कोचवान ने निर्भीक भाव से बग्घी अंगारों में प्रवेश करा दी। मैंने सोचा कि घोड़े बिदकेंगे, किंतु ऐसा कुछ न हुआ। मैं लरच उठा। अनेक अंगारे कोचवान का शरीर सहलाते हुए चले गए, किंतु कोचवान पर कोई फर्क ना पड़ा। उसके अप्रभावित रहने के उस ढंग से ऐसा लग रहा था जैसे वे अंगारे ना होकर गुलाब के फूल हो। बग्घी सकुशल उनके मध्य से गुजरती चली गई। तभी अनेक भेड़ियों के गुर्राने का स्वर उभरा। तत्पश्चात वह विलाप में परिवर्तित होता चला गया। मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ती चली गई। अंगारों ने सहसा हरे रंग के शोलों का रूप धारण किया और बग्घी के इर्द गिर्द चकराने लगे। कोचवान के इर्द गिर्द अनेक शोले लपलपा रहे थे, किंतु कोचवान पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। कोचवान पूर्वतः घोड़ों को हाँकता जा रहा था। मैं भय से सिहरता हुआ देख रहा था। हम आगे बढ़ते गए, शोले पीछे छूटते गए। सहसा मैंने महसूस किया कि सर्दी आकस्मिक रूप से बढ़ गई। मैंने कंबल अपने पांव पर फैलाते हुए शरीर की चारों ओर लपेट लिया। महाशय, सहसा कोचवान का खरखराता स्वर उभरा। यहाँ सर्दी अधिक है। स्वामी ने आपको बेहतर से बेहतर खातिरदारी का हुक्म दिया है। सामने की सीट के नीचे शराब की एक बोतल रखी है, आप प्रयोग में ला सकते हैं। मुझे हल्का सा संतोष हुआ। पीने की तो जरा भी इच्छा नहीं थी, किंतु शराब मौजूद है यह विचार ही संतोषप्रद था। भविष्य में मैं उसका प्रयोग भी कर सकता था। सहसा मुझे विचित्र सी सिरहन का एहसास हुआ, एक भयपूर्ण सिरहन। ऐसा महसूस हुआ भय की चादर मेरे शरीर के इर्द गिर्द तेजी से लिपटती जा रही है। मैंने अपना आत्मबल संजोया, स्वयं को आश्वस्त किया, किंतु भीतर कहीं ना कहीं कपकपी मेरे वजूद को थरथरा दे रही थी। घोड़े बग्घी की द्रुत गति से दौड़ाए लिए चले जा रहे थे। बग्घी एक काली चट्टान के निकट पहुंची और ढलान वाले रास्ते पर उतर गई। मैं चौंक पड़ा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बग्घी कोल्हू के बैल की तरह एक ही स्थान पर चक्कर काट रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखने की चेष्टा की, किंतु बाहर फैले नीम अंधेरे के अतिरिक्त और कुछ नजर न आया। अगर मेरी आशंका सच भी, तो निसंदेह कोचवान विलंब से मुझे काउंट तक पहुंचाने के चक्कर में था। तभी मेरे जहन में होटल की मालकिन का चेहरा उभरा। साथ ही वे शब्द कानों में बज उठे जो उसने कहे थे, आज की रात समस्त दुष्ट आत्माएं व पिशाच जाग उठते हैं और बस्ती व जंगल को अपने शिकंजे में, और फिर मुसाफिरों की फुसफुसाहट। मैं भीतर ही भीतर कांप उठा। भय की इतनी तेज लहर मेरे भीतर उठी कि मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। शरीर यूं कांपने लगा जैसे मुझे तेज बुखार हो। मैंने लाख चेष्टा की कि कोचवान से कुछ पूछूं, किंतु मैं ऐसा न कर सका। मुंह से स्वर ही न फूट सका। खुश्क कष्ट के लिए कुछ पलों तक मैं बैठा रहा। तत्पश्चात मैंने स्वयं को तेजी से नियंत्रित करने का प्रयास किया। सहसा निकट ही कहीं कुत्ते के भौंकने का स्वर उभरा और स्नेह स्नेह विलाप में बदलता चला गया। उसके रोना प्रारंभ करते ही अगल बगल चारों ओर अनेक कुत्ते गिगिया उठे। ऐसा लगा जैसे जंगल के सारे पेड़ कुत्ते की शक्ल अख्तियार करके रो पड़े हों। वातावरण भयानक हो उठा। पूरा जंगल विभत्स तरह से लरचने लगा। घोड़े पहले तो पूर्ववत दौड़ते रहे, तत्पश्चात ठिठकने उछलने लगे। सहसा निकट ही किसी चट्टान के पीछे से कोई भेड़िया गुर्राया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोनों लड़ने का स्वर उभरता आ रहा था। उस भयानक आवाज़ों को सुनते ही घोड़े अड़कर खड़े हो गए। कोचवान ने चाबुक फटकारा, घोड़े नहीं हिले। वह नीचे उतरा, घोड़ों को पुचकारा, आगे खींचना चाहा, वे हिले। कोचवान पुनः अपनी सीट पर उछलकर आ बैठा। घोड़े सहमते सहमते अंदाज में आगे बढ़े, पर उनकी गति पहले की अपेक्षा कम थी। सहसा भेड़ियों के दांत किटकिटाने का स्वर उभरा। घोड़े बिदक गए। वे आगे पांव उछालते हुए एक दिशा में भागे। बग्घी बुरी तरह डगमगाई। मैं भयभीत हो गया। मन ही मन उन पलों को कोसने लगा जिस पल मैं यहाँ के लिए रवाना हुआ था, किंतु तभी कोचवान एक लंबी छलांग के साथ घोड़ों के बीच आ कूदा। मैं उसके साहस पर दंग रह गया।
अंधेरे में मैंने महसूस किया कि वह चारों घोड़ों से भिड़ा हुआ है। चंद पलों बाद घोड़े शांत हुए। कोचवान विजयी रहा। उसने प्यार से घोड़ों को थपथपाया। वे बेमन से आगे बढ़े चले। आगे चट्टानों का सिलसिला समाप्त हुआ। बगी के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। अब भी भेड़िए व कुत्तों की गुर्राहट का स्वर उभर रहा था। ऐसा लगता था जैसे बग्घी उनसे घिरी हुई आगे बढ़ रही थी। तभी तेज सर्दी के बावजूद मैं भय से थर थर कांप रहा था। शरीर पसीने से तरबतर हो गया, किंतु कोचवान पर कोई फर्क ना पड़ा। वह पूर्वतः घोड़ों के सिर पर सवारियों घोड़ों को दौड़ाए जा रहा था, जैसे ये सब रोजमर्रा की बातें हों। आगे घना जंगल था, किंतु इस वक्त बग्घी जहाँ से गुजर रही थी वो जगह कुछ अजीब थी। पेड़ों की बात तो दूर, कोई वनस्पति भी वहाँ उगी नजर नहीं आ रही थी। हल्की चांद की रोशनी में मैं डरी डरी दृष्टि से खिड़की से बाहर देख रहा था। बग्घी जंगल के निकट पहुंची। सहसा नीली रोशनी का झमाका हुआ। मैं चिहुक पड़ा। मैंने बाईं ओर की खिड़की से उधर देखा जिधर से रोशनी थी। घने जंगल के बीचों बीच से नीली तेज रोशनी की एक मोटी वक्र रेखा अधर में लटकी थरथरा रही थी। मैं स्तब्ध सा अभी रोशनी की इस कांपती रेखा की ओर देख रहा था कि कोचवान द्रुत गति से नीचे कूदा और दौड़ते हुए घने जंगल में जाकर गुम हो गया। मैं बुरी तरह सिहर उठा। दिमाग ठप पड़ गया था। पूरा शरीर पसीने से भीग चला। स्पष्ट था कि ये एहसास कि मैं जंगल में अकेला हूँ मेरे होश उड़ाए दे रहा था। ऊपर से भेड़ियों व कुत्तों की मिली जुली चीत्कार। भयावह वातावरण था। मैं जितना ही सोचता उतना ही साहस की पीठ भर से मेरा हाथ सरकता महसूस होता। तभी मैंने महसूस किया भेड़ियों की चीत्कार पल पल नजदीक आती जा रही थी। मैं सिहर उठा। नीली रोशनी की रेखा आसमान में लुप्त हो चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। तभी सहसा मुझे कोचवान आता दिखाई दिया। मेरी सांस चल पड़ी। वह घोड़ों के निकट आ गया और उन्हें प्यार से सहलाने लगा। मैं स्टैचू में तब्दील हुआ बैठा रहा। वह कहीं कहाँ और क्यों मुझे अकेला छोड़ गया था पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। वह आकर अपनी सीट पर बैठा, राह संभाली और बग्घी आगे बढ़ी। जो घटनाएं घट रही थी वे इतनी अस्वाभाविक व रहस्यमयी थी कि मेरे पल्ले कुछ ना पड़ रहा। सहसा बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ के कतरे वहां मौजूद पेड़ों के पत्तों पर पड़कर फिसलने लगे। तब तक बग्घी जंगली इलाके में प्रविष्ट कर चुकी थी। सहसा नीले प्रकाश की रेखा पुनः लहराई और जंगल का दूर तक का हिस्सा रोशनी में नहा गया। दिमागी मशीनरी पुनः डगमगाने लगी। कोचवान ने रोशनी देखी और पुनः वही हरकत की। वह गोरिल्ले की तरह कूदा और चीते की तरह दौड़ता हुआ जंगल में घुस गया। यकायक मैंने महसूस किया कि नीली रोशनी की रेखा पेड़ों के झुरमुटों में से होते हुए आगे बढ़ रही है। मैं भय से कांप उठा। कंठ खुश्क होता चला गया। नीली रोशनी का दायरा बग्घी की ओर बढ़ रहा था। मैं खौफ से थरथराते हुए उसे अपनी ओर बढ़ते हुए देखता रहा। प्रकाश रेखा बग्घी से थोड़ी सी दूर पर आकर ठहर गई। तभी कोचवान लौट आया। चंद पलों तक वह चुपचाप खड़ा रहा। तदुपरांत प्रकाश रेखा व बग्घी के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। प्रकाश रेखा उसके पीछे छुप सी गई। अचानक मैं हतप्रभ सा बैठा देखता रहा। अचानक मैंने महसूस किया कोचवान का भारी भरमक शरीर पारदर्शी हो रहा है, ठीक कांच जैसा। दूर कहीं किसी भेड़िए की चीत्कार गूंजी और कोचवान का शरीर पूरी तरह से पारदर्शी हो गया। इस प्रकार कि नीली प्रकाश रेखा स्पष्ट नजर आने लगी। कोचवान शीशे के रूप में परिवर्तित हो गया। रोशनी विलुप्त हो गई। कोचवान पुनः अपनी सीट पर आ जमा। मैंने तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी पीठ की ओर देखा, यूं जैसे कि शीशे की किसी परत को तलाश कर रहा हूं, किंतु वहां कुछ न था और उसकी पीठ पहले जैसी ही थी। उसने बग्घी आगे बढ़ाई। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कुछ पल पहले का दृश्य या यूं तो मेरी दृष्टि का भ्रम या उसका अमावस्या की रात में देखा गया कोई दुस्वप्न हो। ऐसी अनेक रहस्यमय घटनाओं से दो चार होता हुआ मैं आगे बढ़ता जा रहा था। काफी देर बाद कोचवान ने बग्घी रोकी और अपनी सीट से धरती पर आ कूदा और अब तक मैं कुछ समझता वह दौड़ता हुआ सामने के जंगल में घुस गया। मैं अवाक रह गया। चारों घोड़े जोर से हिनहिनाए, साथ ही वे अपने पांव यूं हवा में उछालने लगे जैसे बग्घी के कसे तस्मों से आजाद होकर भाग जाना चाहते। मैं चौंका। घोड़े की इस हरकत से बग्घी बुरी तरह हिल उठी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी चांद पर से बादल के टुकड़े हटे। शीतल व हल्की रोशनी फैल गई। भेड़ियों की आवाजें आकस्मिक रूप से शांत हो गई। कहीं कोई स्वर नहीं रहा।
पूर्णतया निस्तब्ध वातावरण। मैंने सिहरते हुए बाहर दृष्टि डाली तो मेरी सांस जहां की तहां रुकती चली गई। चेहरे पर खौफ के बादल मंडराने लगे। खूनी भेड़ियों का एक झुंड बग्घी को घेरे हुए था। वे दबे पांव अपनी चमकीली आंख बग्घी पर जमाए पल प्रतिपल अपना घेरा तंग करते चले जा रहे थे। मेरी घिंगी बंध गई। मैंने चीखना चाहा किंतु कंठ ने साथ ना दिया। स्वयं को होश में रखना चाहा तो मस्तिष्क में बेहोशी के बादल मंडराने लगे। वे अपनी जुबान लपलपाते दांत चमकाते मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आकस्मिक खामोशी का राज अब मेरी समझ में आया। वे एकाएक एकदम से बग्घी के करीब पहुंचे। भय की अधिकता से मुझे गश सा आ गया। बार बार पसीने में नहाता मैं बस बेहोश होने ही वाला था कि कोचवान जैसे जादू के जोर से प्रकट हुआ और दौड़ता हुआ बग्घी की ओर बढ़ा। भेड़ियों की कतार को उसने एक ही छलांग में पार किया और बग्घी के निकट पहुंचा। उसका दायां हाथ हवा में उठकर विशेष मुद्रा में हिला। भेड़ियों की आंखें सिकुड़कर गोल हो गई। वे ठिठके। कोचवान ने पुनः हाथ लहराया। वे पीछे हटने लगे। उनके सिर झुक गए और आंखों में तैर रही खूनी चमक विलुप्त हो गई। मैं दंग रह गया। तभी बादल का एक बड़ा टुकड़ा आया और चांद उसके पीछे जा छुपा। पुनः वहां अंधेरे का साम्राज्य हो गया। कोचवान उछल कर अपनी सीट पर बैठा। बग्घी पुनः आगे की ओर रेंग चली। स्पष्ट था कि उस समय कोचवान मेरे लिए संसार के 8वें आश्चर्य से कम न था। उसकी कार्यप्रणाली ने साबित कर दिया था कि वह साधारण मानव नहीं वरन अद्भुत अमानवीय अलौकिक शक्ति का स्वामी है। वो शक्ति जिसके सामने भेड़िए भी अपना सिर झुकाते थे। मैं रास्ते भर सोचता रहा। बग्घी चलती रही। ऊंचाई पर चढ़ने के बाद सहसा बग्घी नीचे की ओर यूं उतरने लगी जैसे सुरंग में जा रही हो। आगे एक उबड़ खाबड़ मार्ग था। मैं सफर व घट रही घटनाओं से निढाल सा अर्धचेतन स्थिति में जा पहुंचा। काफी समय बाद मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं एक विशाल महल के निकट पहुंच गया। मेरी जान में जान आ गई। मेरी मंजिल आ चुकी थी। बग्घी महल के दरवाजे पर आकर रुक गई। लोहे का दरवाजा मुख्य द्वार की तरह ऊंचा चौड़ा और मोटा था। उसके ऊपर चोटी पर कम पत्थरों की मेहराब बनी हुई थी। दरवाजे के दोनों ओर से महल की चार दीवारी पेड़ों के बीच से होती हुई पहाड़ियों में की पिछली ओर चली गई थी। चार दीवारी का प्लस्तर जगह जगह से उखड़ चुका था। यहाँ तक कि कई जगह से पत्थर के निकल जाने से बड़े बड़े सुराख भी हो गए थे। महल को देखकर लगता था कम से कम 150 साल पुराना होगा और किसी जमाने में इसमें खूब चहल पहल रहती होगी, लेकिन अब बिल्कुल खंडर जैसा था, वीरान और उजाड़। चांद की रोशनी में हॉरकर को लगा जैसे वह सफेद चादर ओढ़े हुए किसी अभिशप्त महल में आ गया है जहां प्रेत आत्माओं के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता। उसके जिस्म में एक ठंडी सनसनी सी दौड़ गई। तभी बग्घी रुकी और कोचवान छलांग लगाकर दरवाजे की ओर दौड़ता हुआ अंधेरे में खो गया। हॉरकर को उसका इस तरह बिना कुछ बताए चले जाना बहुत बुरा लगा। उसके ने मन ही मन सोचा कि काउंट से मिलते ही वह कोचवान के इस व्यवहार की शिकायत जरूर करेगा। वह यूं ही बग्घी में बैठा सोचता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोचवान लौटकर न आया तो उसने अपना सामान बग्घी से नहीं उतारा और महल के दरवाजे की ओर बढ़ा। आसपास जरूर कोई घंटी होगी जिसे बजाकर भीतर रहने वाले नौकर चाकरों को अपने आने की सूचना दी जा सकती है, उसने सोचा। वह अभी दरवाजे तक पहुंचा तब भी ना था कि बहुत सी जंजीरों के लड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही लोहे का वह भारी दरवाजा किरकिराता खुल गया। सामने सहन के कोने में एक लंबा बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी फैली हुई घनी मूंछों से उसका आधे से ज्यादातर चेहरा ढक गया था। उसने ऊपर से नीचे तक गहरे काले रंग के कपड़े पहने थे। उसकी पीठ पर एक लंबा लबादा लहरा रहा था। उसके हाथ में पकड़े हुए चांदी के पुराने लैंप की हल्की पीली रोशनी में धूल के कणों की अनगिनत आड़ी तिरछी रेखाएं कांप रही थी। बूढ़े ने दरबारियों की तरह झुककर हॉरकर का स्वागत किया और हाथ के इशारे से उसे भीतर आने का संकेत दिया। फिर बहुत साफ और स्पष्ट स्वर में अंग्रेजी में बोला, आइए, मेरे महल में आपका स्वागत है। हॉरकर तनिक झिझका, लेकिन फिर हिम्मत बांध सामान उठाकर दरवाजे के भीतर चला गया। जैसे ही उसने चौखट पार की, बूढ़े ने आगे बढ़कर अपने दाएं हाथ से हॉरकर का हाथ थाम लिया। बूढ़े के हाथों का कसा बहुत मजबूत था। हॉरकर को लगा जैसे किसी लोहे के शिकंजे में उसकी उंगलियों को जकड़ लिया गया हो। हाथ मिलाते ही वह जान गया कि इस बूढ़े में उससे कहीं ज्यादा ताकत है, लेकिन बूढ़े का हाथ मजबूत होने पर भी बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा था। उसके हाथों को छूने से लगता था जैसे वह किसी जिंदा इंसान का हाथ ही ना होकर किसी मुर्दे का हाथ हो। अचानक ही उसे याद आया
घोड़ा गाड़ी से उतरते हुए जब कोचवान ने उसका हाथ पकड़ा था तो उस समय भी ऐसी ही असीम ताकत और मुर्दा जिस्म की सी भरफानी ठंडक का एहसास हुआ था। वह निश्चय करने के लिए कि वह काउंट ड्रैकुला है या नहीं, हॉर्कर ने बूढ़े से पूछा, ड्रैकुला आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही ड्रैकुला हूँ, बूढ़े ने अत्यधिक नम्रता और आदर के साथ कहा। यह कहकर उसने लैंप पास रख दिया और झुककर हॉर्कर का सामान उठाने लगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं किसी किसी नौकर को ही बुलवा लेते हैं। माफ़ कीजिए श्रीमान, यह महल में इस वक्त कोई नौकर नहीं, आजकल मेरे सभी नौकर चाकर छुट्टी पर गए हैं, इसलिए मुझे ही आपकी सेवा करनी होगी। अच्छा तो रहने दीजिए, मैं खुद ही ले चलता हूँ, हॉर्कर ने कहा। लेकिन तब तक काउंट उसका सामान अपने हाथों में उठाकर आगे बढ़ चुका था। मेरे पीछे पीछे आइए, ड्रैकुला ने सहन के आगे फैले बरामदों की ओर बढ़ते हुए कहा। हॉर्कर चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। उसका मन हुआ कि काउंट से पूछे कि अभी अभी जो कोचवान उसे बग्घी में लेकर आया वह भी तो सामान ले जा सकता है, वह कहाँ है? लेकिन उचित न लगा पूछना, मन मारकर चुप रह गया। महल बहुत बड़ा था। वे दोनों थोड़ी देर तक लंबे चौड़े बरामदों और सहनों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद काउंट महल के दाईं ओर बनी पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हॉर्कर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। सीढ़ियां खत्म हो जाने के बाद बरामदों और सहनों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर अचानक ही काउंट बाईं ओर को मुड़ा और थोड़ी देर के लिए हॉर्कर की निगाहों से ओझल हो गया। ड्रैकुला के इस तरह गुम हो जाने से हॉर्कर थोड़ा घबराया तो सही, लेकिन फिर होठ भींचकर उसी दिशा में बढ़ने लगा। हॉर्कर 2-4 कदम ही चला था कि तभी दाईं ओर के बरामदे में एक दरवाजा खुला और रोशनी का एक चौखटा दरवाजे से उछलकर बरामदे में फैल गया। आइए भीतर आ जाइए, कमरे के भीतर से काउंट की आवाज़ सुनाई दी। हॉर्कर समझ न सका कि काउंट कब और किस रास्ते से उस कमरे में घुसा था। हॉर्कर कमरे में चला गया। कमरा काफ़ी बड़ा और कीमती फर्नीचर, कालीनों और आतिशदानों से सजा हुआ था। कमरे के दाईं ओर एक बड़ी सी अंगीठी में सूखी लकड़ियों का भारी गट्ठर सुलग रहा था। रोशनी काफ़ी तेज थी, जिससे हर एक चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। काउंट ने उसका सामान एक कोने में रख दिया, फिर उसके पास खड़ा होकर बोला, आप काफ़ी थक गए होंगे, बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। यह आपका शयनागार है और दाईं ओर जो दरवाज़ा है उसको पार करके आपका डिनर रूम है। वहाँ आपका भोजन तैयार होगा। आप नहा धोकर भोजन कीजिए और रात भर खूब सोइए। और आप भोजन नहीं करेंगे? हॉर्कर ने पूछा। जी नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं रात को भोजन नहीं करता, फिर मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम से दोबारा कहीं बाहर जाना है। बहरहाल आप खाना खाकर आराम कीजिए, मैं सुबह या कल शाम तक लौट आऊँगा। हॉर्कर का मन हुआ कि काउंट से इस तरह एकाएक उसे इतने बड़े महल में अकेला छोड़कर जाने की वजह पूछे, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। खाने पर आपके साथ ना बैठ सकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन काम ऐसा ज़रूरी है कि बस क्या बताऊँ। और यह कहता हुआ काउंट अपना वाक्य अधूरा छोड़कर कमरे से बाहर चला गया।